अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ क्यूरीज को डिस्कस करेंगे जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे थे रिगार्डिंग पीपीएससी टेस्ट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट जो अभी रिसेंटली कंडक्ट हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चमन लाल। तो मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप काइंडली अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले और फिर हम उन क्यूरीज की तरफ मूव करते हैं। Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Shiraz. I am Dr. Chaman Lal, working as a HOD Physiotherapy Department, Children Hospital, Multan, and currently enrolled in the PhD in Physiotherapy from Lincoln University, Malaysia. थैंक यू सर, आपने हमारे लिए अपना थोड़ा सा टाइम निकाला। तो हम विदाउट फर्दर डिले मूव करते हैं जो हमारे पास क्यूरीज हैं स्टूडेंट्स की रिगार्डिंग पीपीएससी एग्ज़ाम। तो सर जो क्वेश्चंस हमारे पास स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं उनके अंदर जो री सबसे ज़्यादा जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस वो हैं कि एक तो पीपीएससी का जो हमारा रिजल्ट है उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या है। पासिंग क्राइटेरिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं और ये भी पूछा जा रहा है कि अगर हम पास करेंगे तो क्या हम सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या कुछ स्पेसिफिक लोगों को बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। और उसके अलावा जो लोग किसी भी रीज़न की वजह से पीपीएससी का टेस्ट नहीं दे सके तो उनका सवाल है कि फ्यूचर में पीपीएससी जो जॉब्स हैं वो कब अनाउंस होंगी हमारे पास। तो ये कुछ सवालात हैं सर, इसको हम वन बाय वन लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा है कि जो ये टेस्ट की एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट है आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कब तक रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे शेयर किया है हमने कि कितने दिन तक मैक्सिमम टाइम लगता है कि पीपीएससी का रिजल्ट आ जाता है। तो यूजुअली इट टेक्स 10 days, 10 working days आफ्टर द कनेक्शन ऑफ द टेस्ट। बट यहाँ पर शर्त ये होती है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे। सो ठीक है। अगर हम शायद नेक्स्ट स्लाइड अगर करें इसके बाद की, अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5865 स्टूडेंट्स जो थे हमारे अगेंस्ट 107 पोस्ट जो है वो अपेयर हुए हैं। तो बिल्कुल। इट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ। और उसके रिस्पॉन्स में ही अगर मैं आपको उसे नीचे की एक और जो फिगर लिखी हुई है 1238, ये जो हम्म। लास्ट प्रीवियस हमारी तो 22 में 3 सीट्स आई थी फिजियोथेरेपिस्ट की, ये उसकी फिगर है कि 1238 जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट अपेयर हुए थे 3 सीटों के गेस्ट। हम्म। और इसमें हमारे पास जो प्लान या प्रपोज डेट थी उस वक्त वो थी 5 जून की। और 5 जून को ही जो है वो टेस्ट हेल्ड हुआ था। ठीक लाइक है। वाइज इसी तरह हमारे पास जो है हमारी जो प्रपोज या प्लान डेट थी वो 19 मार्च थी। और 19 मार्च को ही हमारा टेस्ट कंडक्ट हुआ है जो हम्म। हमारे ऊपर टॉप मोस्ट पर आ रही है 107 पोस्टों के अगेंस्ट। तो वापस हम्म। बैक स्लाइड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा हैं। और पीपीएससी बाउंड नहीं है 10 डेज के लिए, लेकिन ये कि एक रफ क्राइटेरिया हम देते हैं कि 10 डेज के अंदर एक्सपेक्टेड होता है कि आ जाता है। लेकिन हम्म। यहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से इट विल टेक ऑलमोस्ट अ मंथ, जो ठीक है। हमें प्रीवियस हम्म। उसके रिजल्ट से हमें नजर आता है। अब हम हम्म। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे। आप देख सकते हैं इससे फर्दर स्लाइड ये देखें। इसे अगर आप इसे देखते हैं कि अगर वो टेस्ट इंटरव्यू हमारा टेस्ट जो था वो अगर हमारा 5 जून को हुआ था 2022 में, तो उसका जो रिजल्ट था वो जुलाई में आया था 6 तारीख को। तो इट ऑलमोस्ट टुक अ 1 मंथ। बिल्कुल। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका अगर 19 मार्च को हुआ है तो आज 10वां दिन है। वैसे हमारा 31 मार्च हो चुकी हुई है। तो हम्म। हमारे पास एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि आज रिजल्ट आ जाए, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है। ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होने की वजह से, दूसरा ये कुछ क्वेरीज ऐसे भी थी जिस तरह मैंने खुद पर्सनली कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने रिपोर्ट किया है डिप्टी डायरेक्टर जो है पीपीएससी के एग्जाम्स को, कि उनके ऑप्शंस कुछ बेहतर नहीं थे, मतलब कि जो हम्म। ऑप्शंस उन्होंने attempt दी हुई थी। और दूसरा ये कि जो वो पीपीएससी वालों ने हाथ के एग्जाम से, डीएचए के एग्जाम से क्वेश्चंस दिए हुए थे, उनकी भी जो स्टेम्प्स थी, उनके आंसर्स की स्टेम्प्स वो गलत बनी हुई थी। बिल्कुल। तो वो साथ लगाकर उन्होंने लफ किया। तो इस तरह की क्वेरीज को पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर जो है वो अगर वो समझते हैं कि ये वैलिड क्वेरी है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड सबको उसके मार्क्स मिलते हैं। और फिर उसके बाद जो वो रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि 1 मंथ के हम्म। अंदर जो है वो
रिजल्ट आ जाए, और जैसे रिजल्ट आ जाता है डीएमसीज जो है वो विद इन 30 डेज जो है वो अनाउंस हो जाती हैं। हम्म। जो सर ऑडियंस जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उनकी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए मैं बताता चलूँ कि जो नीचे हम टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर 1238 एप्लीकेंट्स हैं, ये जो हमारा 2022 के अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, ये उसकी डेट्स हैं जिसका जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था। एटलीस्ट 1 मंथ के बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ है। और हम उससे अगर कंपैरिजन करें तो हमारे पास एक आइडिया हो सकता है कि अगर उस रिजल्ट को 1 महीना लगा है और एप्लीकेंट्स 1240 के अराउंड थे, तो इस रिजल्ट के अंदर भी हमारे पास 1 महीने से ज्यादा लग सकता है। जी जी बिल्कुल। और हम्म। दूसरा ये कि उसमें फिर उसके बाद इंटरव्यू जो था वो तकरीबन उनकी प्लान डेट ये थी कि जुलाई की 6 या 7 तारीख को करते, लेकिन अगेन 2 वीक्स मजीद उसमें लिए उन्होंने, और वो 18 जुलाई को कंडक्ट हुआ था इंटरव्यू उसका। हम्म। ठीक है। 18 जुलाई के बाद फिर जो फाइनल रिजल्ट था, अगेन इट टुक 2 मंथ्स टू फाइनलाइज द रिजल्ट। तो टोटल प्रोसेस जो है वो अगर हम रिक्रूटमेंट का देखते हैं ये अक्रॉस द बोर्ड, तो तकरीबन तकरीबन 6 महीने का प्रोसेस होता है ये। एक हम्म। जो है सीट को अनाउंस करना, उसका रिजल्ट, फिर एवेल्युएशन, फिर डीएमसी, इंटरव्यू, फाइनल रिजल्ट, और देन फिर उनके जो है वो लेटर्स का जो है वो इशुएंस। तो तकरीबन तकरीबन हम्म। 6 मंथ्स का जो वो प्रोसेस हो जाता है। अब ये देखिए फाइनल जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 7 सितंबर को हुआ। जी सर। जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब कि 4-5 महीने जो है वो इसमें इन्होंने लिए। उसके बाद फिर उनके लेटर इशू होते हैं, और लेटर हम्म। के अंदर फिर बड़ा टाइम दिया होता है, 15 दिन का, 20 दिन का, के जो वो ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पर जो कंप्लीट उनका हुआ था वो 8/9/2022 को हुआ था। और हमारी जो अगर ऊपर देखें रिमार्क्स में हमारा स्टेटस, ये आज के करंट 31 मार्च की मैंने ये स्क्रीनशॉट्स इसमें ऐड किए हैं कि ये हमारा रिमार्क स्टेटस जो है वो अभी तक इन प्रोग्रेस है। और जो हमारी लास्ट विंडो अपडेट हुई थी वो 6 मार्च को हुई है। मतलब हम्म। 19 मार्च को तो हमारा टेस्ट हुआ था, सिर्फ वो टेस्ट की उन्होंने जो है वो अपडेट की थी हम्म। 19 मार्च के लिए। उसके बाद से अभी तक जो है वो कोई इसमें अपडेट नहीं आई। तो ठीक है सर। हमारा अब कंक्लूजन करते हैं। तो हम्म। 10 दिन की एक छोटी विंडो है हमारे पास कि 10 दिन में आ जाना चाहिए। हम्म। लेकिन अगर वो क्वेरीज ना भी देखें तो फिर भी कम से कम उन्हें 1 महीना जो है वो लग सकता है। लगेगा, 30 डेज लगेंगे हम्म। उसमें। अच्छा सर, दूसरा सवाल हमारे पास था पासिंग क्राइटेरिया का, कि पीपीएससी का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि जिस तरह के हम पढ़ते आए हैं कि हमारे पास 3 चांसेस होते हैं जो कि हम अवेल कर सकते हैं पीपीएससी के लिए, तो इस बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड कीजिएगा। जी जी, हर पोस्ट के लिए वैसे 3 चांसेस हैं कि अवेल कर सकते हैं स्टूडेंट कैंडिडेट जो है। और इसमें 40% एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए रिटन एग्जाम में, और ताकि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें। और इंटरव्यू के बाद जो उनका मेरिट के लिए क्वालिफाई करना होगा वो एटलीस्ट 50% का स्कोर होगा। मतलब 40%, अगर 100 मार्क्स का पेपर हुआ है तो उनके 40% आने चाहिए 100 में से, तो वो हम्म। एलिजिबल होंगे कि उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए। ठीक है। और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, अब मेडिकल का जो क्राइटेरिया है, मेडिकल का क्राइटेरिया अगर देखते हैं वैसे आम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या बाकी जगहों पे, वो टीचर वाला क्राइटेरिया फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एलिजिबल कर रहे हैं कि हम्म। वो physiotherapist के लिए जो एमए एमएससी वाला जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नहीं है। हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट का जो क्राइटेरिया है वो अलग है, जो कि फॉर्म डी, एमबीबीएस, बीडीएस वगैरह वालों के लिए यूज किया जाता है। उसमें हमारे पास 44 मार्क्स है हमारे एजुकेशन के, और 100 मार्क्स है उसमें इंटरव्यू के। तो उस 144 में से जैसे हम बात कर रहे हैं कि 40% हमारा जो है रिजल्ट हमारे टेस्ट का होगा, और देन फिर हमारे टेस्ट के बाद हमारे इंटरव्यू का स्कोर होगा। तो ये सारा एग्रीगेट हमारा 50% के करीब होगा, तो हम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। और जो एक कलेक्टिव बनेगा हमारा जो क्राइटेरिया होगा, उसमें फिर ये होगा कि एक सीट के अगेंस्ट जो है वो 5 कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है जो कि मेरिट के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मतलब अगर सर, हमारे पास अगर हमारे पास टोटल अब जैसे 6,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं या कुलीग्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उसमें से अगर 1,000 के मार्क्स 40% से अबव हैं, तो उन 1,000 को तो इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। उसमें जो टॉप के 500 होंगे, अगर हम कहते हैं कि 100 सीट्स हैं, तो आपने कहा कि एक सीट के लिए हम 5 फाइव फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 500 जो टॉप पे आएंगे उनको बुलाया जाएगा, और जो फाइव नीचे थर्टी वाले। फाइव ठीक है फाइव सर। थर्टी फाइव जो है वो हम्म। टॉप के एलिजिबल होंगे आपके इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के लिए। 535। ठीक है सर। हाँ जी। तो उनके लिए जो है वो हम्म। उनको मैसेज के जरिए, एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए
नोटिफाई किया जाएगा कि आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल की जा रही है। अपने हम्म डॉक्यूमेंट्स के साथ वो उस वक्त की जो प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन होगी साथ उन्हें शेयर करते हैं। वो साथ लेके जाना होगा इंटरव्यू के लिए। तो ये मार्क्स का क्राइटेरिया होगा। यहाँ एक थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि इसमें ना तो एक्सपीरियंस के नंबर है, ना ये हायर हम्म क्वालिफिकेशन के नंबर, और ना ही कोई एडिशनल मार्क्स इसके साथ को दिए जा सकते हैं। हम्म हाँ, वन प्लस पॉइंट है जो कि मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर साथ, कि हाउ अ कैंडिडेट क्लेम ऑफ 10 एडिशनल मार्क्स बीइंग अ सन डॉटर ऑफ ए डिजीज incapacitated civil servant गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द सर्विस। हम्म जैसे कि हम फादर या मदर उनके अगर गवर्नमेंट सर्वेंट थे और वो किसी नागुजीर वजह से डिजीज हो गए हैं, रलत फरमा गए हैं, या मेडिकली अनफिट हो गए हैं, तो उनके लिए हमारे पास, सॉरी, जी सर उसमें उनके हमारे पास उनके जी लिए जी, 10 मार्क्स का जो हमारा एडिशनल क्राइटेरिया है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये हम कर सकते हैं। जैसे उनके फादर या मदर का डेथ सर्टिफिकेट हो जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रजिस्टर्ड जो इदारा होता है उससे इशू हो, और उसके बाद उनका नाम, डेजिग्नेशन, और उनकी वजह जो है वो ड्यूरिंग सर्विस जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो है वो एंडोर्स की हुई हो, और वो कहाँ पर एम्प्लॉय थे ये उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। फिर एक एफिडेविट होगा कैंडिडेट की तरफ से कि वो उसका रियल जो है वो सन या फादर है, और ये बेनिफिट जो है वो वेल करना चाह रहा है, और उससे पहले उसने ये फ्यूचर में ऐसा नहीं किया हुआ या प्रीवियस नहीं किया हुआ। और देन एफिडेविट जो है वो भाइयों का और उनके सिस्टर्स का भी साथ लगेगा कि वो डिक्लेयर करेंगे कि वो अपना राइट इस अपने जो है वो बहन या भाई के लिए सरेंडर करते हैं, ताकि उसे जो 10 मार्क्स की जो वो फेवर मिल सके। और ये नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा, लास्ट पॉइंट इसका वहां पर ऐड होगा। सॉरी, मिस हो गया शायद शायद हम्म स्लाइड ना, एक जी स्लाइड सर ऐड कीजिएगा। हम्म इसके बाद की शायद इसमें स्लाइड नहीं है, कि हम्म उसमें यही था कि वो ताकि इसको जो है वो क्लेम कर सके, और जो है वो ड्यूली उसे जो है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो सबमिट करना होगा। तो ठीक उससे है फिर इस 10 एडिशनल मार्क्स जो है वो उसे मिल जाएंगे, और डेफिनेटली इट विल प्ले अ रोल फॉर सिलेक्शन के मेरिट में बिल्कुल उसका जो है वो मार्क्स के एडिशनल जो है रिक्वायरमेंट वो अचीव कर सकता है। बिल्कुल सर ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन थी और मेरे ख्याल से बहुत सारे जो हमारे कुलीग्स हैं सीनियर्स हैं जूनियर्स हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हम 10 एडिशनल मार्क्स इस तरह से क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज आपके हम्म एक्सपीरियंस के भी कोई नंबर नहीं होंगे, आपके एमफिल के कोई नंबर नहीं है, और ना हम्म ही आपके कोई PhD केस में नंबर होंगे। आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर की गई है इसमें जस्ट उसी के 44 मार्क्स हैं टोटल। और देन आपकी कोई बोर्ड पोजीशन, यूनिवर्सिटी, इसके कोई भी PPSC जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। हम्म सो वी हैव द लास्ट के हमारे पास अगर ये क्राइटेरिया आ जाता है, हमें इंटरव्यू की कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है पास होने के बाद का, तो फिर इसमें जो है वो कॉल लेटर्स जो है वो इशू किए जाते हैं। यूजुअली जो है वो PPSC की वेबसाइट के ऊपर, आजकल क्योंकि डिजिटल इन्होंने कर दिया है, बाई हैंड जो है वो नहीं आते, तो हम्म कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म थ्रू द SMS और ईमेल, वहां से वो प्रिंट करके अपने प्री रिक्विजिट्स को वो फिल करके साथ लेके जा सकते हैं। और जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पैनल जो है वो एटलीस्ट 5 मेरे ख्याल से बैठते हैं उसमें। जो असेसर्स होते हैं उसमें साइकोलॉजिस्ट होता है, एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है लोकल बॉडी का, और देन एक हायर एजुकेशन कमीशन का, और ये सॉरी इसका हम कह सकते हैं कि PPSC के थ्रू पैनल से एक बैठते हैं, और एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठते हैं, और एक हेल्थ डिपार्टमेंट का नॉमिनी होता है। तो ये हम्म टोटल 5, तो एटलीस्ट 5 होते हैं जिनके पास 20-20 मार्क्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट ओवरऑल जो है कैंडिडेट का असेस करते हैं। एक से ज्यादा साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हुए हो सकते हैं, सही जो कैंडिडेट को ये भी नहीं पता होता कि उनकी जो है हरकत और सकनात को नोट कर रहे होते हैं, उनके जो वर्ड्स की अदायगी है कि वो कितने पर्सन नॉट बोल रहे हैं, और उनकी सेल्फ स्टीम क्या है इंटरव्यू देते हुए। पब्लिक इंटरेस्ट, खास तौर पर जब भी आप इंटरव्यू देते हैं तो फर्स्ट प्राइम मोस्ट थिंग यही होती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट कितना जो है वो शो हम्म कर रहा है, पब्लिक को सर्व करने के लिए कर रहा है, या जस्ट एक, जैसे हम कहते हैं जी, गोल्ड डिगर की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम हम्म अपना ग्राइंड
जाएंगे। तो बिल्कुल। ये इम्पोर्टेंट उसमें हमें देखी जाती है। और देन आपको नहीं अगर जवाब आता तो कोई इशू नहीं है, वो पास कर सकती हैं आप। बैक ठीक पे सर। कीजिएगा। यस। और यहाँ पर एक मैंने रेफरेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि ऐसे कैंडिडेट, यहाँ पर ये एक रिसेंटली अभी आज का रिजल्ट था ये, जो सॉरी 24 तारीख का शायद रिजल्ट था, 24 मार्च का। उसमें दो कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपनी आंसर शीट के ऊपर कोड और अपना जो कोड नंबर था वो नहीं लिखा हुआ था, मतलब बबल हम्म। फॉर्म में भी, या उन्होंने वैसे नहीं लिखा हुआ था, तो उनका कैंडिडेचर जो है वो उनका कैंसिल कर दिया गया अकॉर्डिंग टू पीडी नंबर 1731 पीपीएससी पॉलिसी डिसीजन 2022। तो वो किसी तौर पर भी जो है वो उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा, वो स्टैंड नहीं करेंगे। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी का रोल नंबर इस तरह मिस हुआ होगा, या उनका कॉपी कोड उस तरह मिस कर दिया उन्होंने लिखने में और बबल मार्किंग में, तो उसका रिजल्ट जो है वो विद होल्ड हो जाता है, वो रिजल्ट जो है वो अनाउंस नहीं करते। ठीक है सर। तो फिफ्थ नंबर पर ये कि दिस रिजल्ट इंफॉर्मेशन जो है वो एरर्स के साथ जो होता है, एरर्स एंड ओमिशंस आर कंसीडर्ड। अगर आप उसे ड्यू टाइम के अंदर सबमिट करते हैं, अगर आप एग्रीव्ड हैं कि आपका रिजल्ट आपके तवक्को के मुताबिक नहीं है, तो आप विद इन 7 डेज जो है रीचेकिंग के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी कोई फीस नहीं है। और लेकिन विद इन 7 डेज के बाद अगर आप करते हैं तो फिर वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगी, फिर वो आपको इसका जवाब नहीं देंगे। और सिंगल पेपर की डीएमसी जो है वो 1 साल तक जो है आफ्टर द फाइनल मेरिट जो है वो पीपीएससी के रिकॉर्ड का हिस्सा रहती हैं। सही। और ये सर मेरे ख्याल से पीपीएससी हमारे पास ये ना, इसके टोकन नंबर हम जब एंटर करेंगे, जब हमें एसएमएस से इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपका रिजल्ट अपलोड हो चुका है, तो हम ये जी जी, डीएमसीज यहाँ से। यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा आप वो रेड वाला भूल गए हैं। अगर रेड हम्म। वाला देखें तो पीपीएससी इश्यूज डीएमसी टू अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स ओनली। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट। This DMC does not relate to successful candidates. DMC will remain available on the website for 30 days. After the period, no request for the issuance of the DMC will be entertained. मतलब जैसे तो सर आपने बताया कि 535 कैंडिडेट्स हमारे क्वालिफाई करेंगे, तो उसके अलावा जितने भी बाकी के लोग हैं वो अपने डीएमसीज डाउनलोड कर सकते हैं। बाकियों को एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। जी जी, बाकियों के लिए जो डीएमसी आ जाती है, और बाकी जो मेरिट के लिए क्वालिफाई होते हैं उनको जो है वो अलग कर लिया जाता है। और हम्म। यहाँ पर एक शायद स्लाइड हमारी मिस हुई है। तो हम्म। उसमें ये था कि ये जो 508 था, 5865 जो कैंडिडेट्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। अभी इनकी टेक्निकल स्क्रूटनी बाकी होगी पीपीएससी के एंड के ऊपर, क्योंकि नया सॉफ्टवेयर था। तो उसमें वो बता रहे थे कि अभी जो रिसेंट उन्होंने अपडेट किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, कि टेक्निकली जो इसमें से कैंडिडेट जो कि कैंडिडेचर नहीं रखते, मतलब कि उनकी डीपीटी भी नहीं थी, उन्होंने फिर भी अपेयर हुए जाके कि हम्म। शायद चले जी हमारा लग जाएगा और हम जैक लग जाएगा। मे बी हम्म। इरेलीवेंट सब्जेक्ट के थे और उन्होंने अप्लाई किया, बिकॉज कि यहाँ तक अभी कोई भी आपकी डिग्री की चेकिंग नहीं हुई है। इवन हम्म। कि जिनका रिजल्ट नहीं आया था वो भी कैंडिडेट्स अपेयर हुए हैं, उन्होंने भी हम्म। समहाउ अपना पीपीएससी के ऊपर अपना जो है वो सबमिट करके अपना रोल नंबर जनरेट करवा लिया, और हम्म। टेस्ट भी उन्होंने अपेयर। लेकिन पीपीएससी अब जब इसे डिटेल स्क्रूटनी करेगी, जो उनके पास टेक्निकल टीम है, तो लाइकली है कि ये नंबर जो 5000 थी ये कम हो जाएगी। कम हो और जाए। देन हो देयर विल बी रिजल्ट अनाउंसमेंट। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था काफ़ी ज़्यादा लोगों का, कि जो अभी तो हमें जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या है कि आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में कब तक एक्सपेक्टेड है कि न्यू जॉब्स अनाउंस होंगी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, ताकि जो लोग नहीं अप्लाई कर सके या जो लोग अभी एलिजिबल नहीं थे वो फिर अप्लाई कर सकें। तो इसके बारे में अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो हमें काइंडली ज़रूर बताएं। उसके बारे में भी मैं यही कहूंगा कि हमारे पास स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की ये तकरीबन 10 साल के बाद अपॉर्चुनिटीज आई हैं। पहले 2013 में आई थी, अब 2023 में आई हैं। लेकिन अभी प्राइमरी और सेकेंडरी की जो थी वो नहीं आ सकी। तो हम्म। उसके लिए वैसे वर्किंग कर रहे हैं गवर्नमेंट जो है। शायद पैरेलल में सुनने में मिला होगा टीएचक्यू डीएचक्यू उसके ऊपर जो है वो एफिडेविट भी मांगे जा रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये एनटीएस के थ्रू जो फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती हुए थे उनके जरिए उनसे मांगे जा रहे हैं कि आप एफिडेविट दें, ताकि हम आपको जो है वो पीपीएससी के प्रोसेस के लिए भेजें। तो हम्म। लाइकली है कि अगर वो प्रोसेस स्मूथ चल रहा होगा, तो विद इन द 6 मंथ जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाली भी जो है वो अनाउंस हो जाए।
ठीक है सर। तो आई क्योंकि अभी थिंक। जी जी सर। वो एफिडेविट सबमिट नहीं करवा पा रहे और नहीं कर रहे, और वैसे होना भी नहीं चाहिए, हम्म क्योंकि जब आपका एनटीएस एक वैलिड इंस्टीट्यूट है जो कि टेस्ट लेता है और आपकी गस्टेड स्केल की रिक्रूटमेंट करता है, तो मेरे ख्याल से या तो पहले ही इसे जो पीपीएससी के थ्रू अनाउंस करनी चाहिए थी। तकरीबन हम्म 150 के करीब सीट्स हैं वो भी, तो हम्म प्राइमरी और सेकेंडरी की जो थी, और पीएचक्यू और डीएचक्यू के अंदर। तो मेरे ख्याल से उनको स्टांस यही करना चाहिए कि वो लेजिस्लेशन में जाते हुए हम्म अपनी जो है वो अपनी सीट वो सिक्योर करें। अदरवाइज अगेन दे हैव टू क्लोज, कोई क्लोज पीपीएससी वगैरह ऐसी कोई चीज नहीं होती। क्लोज हम्म पीपीएससी मेरे ख्याल से बस वैसे टर्म बनी हुई, अदरवाइज ये ओपन मेरिट की होती है। उसमें हम्म आपके नए और पुराने दोनों कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल होते हैं, और मे बी हम्म फ्रेश जो ग्रेजुएट होते हैं दे हैव मोर पोटेंशियल एंड नॉलेज, और मेरे ख्याल से वो सुपरसीड कर जाते हैं इसके ऊपर। हम्म तो ठीक है सर। ये है, लेकिन इसके हम्म साथ मैं एक करूंगा हम्म इम्पोर्टेंट थिंग कि फिजियोथेरेपिस्ट मेरे ख्याल से अपने आप को जस्ट फिजियोथेरेपी के लिए कन्फाइन करके रखे हुए हैं। हम्म हमारी ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, ठीक है, फिजियोथेरेपी की जॉब मिल जाती है तो दैट्स वेल एंड गुड। अदरवाइज हमारे पास क्लिनिकल हैंड है, हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। और मीन वाइल हमारे पास तकरीबन 16 के करीब डिसिप्लिन ऐसे हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट एडमिन बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बतौर मैनेजर के तौर पर जो है वो थ्रू ये पीपीएससी या एफपीएससी के थ्रू जा सकता है। और वो बहुत ज्यादा पावरफुल जॉब्स हैं। जैसे हम बात करते हैं कि असिस्टेंट जो डायरेक्टर नैब, असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड एंड रेवेन्यू, और काफी सारी जॉब्स हैं जो कि अगर आप देखें तो इंजीनियर्स और बाकी दूसरे जो है मेडिकल के प्रोफेशनल्स जो हैं वो, हमारा स्टडी ड्यूरेशन ज्यादा है, हमारा स्टेमिना ज्यादा है, हमारी वोकेबलरी ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के जो प्रोफेशनल्स होते हैं ज्योग्राफिया में और मैथ में थोड़ा वीक पड़ते हैं। तो हम्म अगर वो पीपीएस, पीएमएस और सीएसएस की तरफ जाते हैं, तो मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी फोरम है। और हम अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, पीएमएस की जॉब के ऊपर देखते हैं, तो आपके पास सेक्शन ऑफिसर्स की पोस्ट हैं जो कि एक अच्छी और पावरफुल जो है वो पोस्ट कंसीडर की जाती है। तो फिजियोथेरेपिस्ट को मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपना विजन ब्रॉड करते हुए इन डिसिप्लिन के अंदर को भी देखना चाहिए। अपना पोटेंशियल क्लिनिकल अलहदा रखें और अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो कर सकते हैं या जो अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिहाज से देखते हुए सीएसएस पीएमएस की तैयारी करें, साथ एफपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से बजाय कि अगर सादा ग्रेजुएशन जो कि बीए पास होता है, उनकी जस्ट इंग्लिश अच्छी इंप्रूव की होती है या एमए इंग्लिश कर जाते हैं, वो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल होते हैं। वो 2-3 अटेम्प्ट के बाद किसी ना किसी पोस्ट के ऊपर डायरेक्टर फूड लग जाते हैं, डायरेक्टर नैब लग जाते हैं, या डायरेक्टर जो है वो एंटी करप्शन लग जाते हैं। तो वाई वी कैन नॉट प्ले आवर रोल फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन टास्क। तो ये ज्यादा पावरफुल भी है, और अगर हम मेरे ख्याल से हम इस फोरम के ऊपर पहुंचते हैं तो हमारी बात भी ज्यादा अच्छी सुनी जाती है। हम्म और वी एज वी आर स्ट्रगलिंग फॉर आवर राइट्स फॉर काउंसिल, तो मेरे ख्याल से जब हमारे पास 8 या 10 अगर असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल के ऊपर होंगे, या इवन के अगर वो प्रमोट होके कमिश्नर के लेवल के ऊपर, बहुत फायदा हो सकता है कि हम अपनी बात को जो है वो वहां पर रख सकें और इससे हमें जो वो फायदा हो सके। बिल्कुल सर। ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट था आपकी तरफ से। इंशाल्लाह इससे हमारे जो जूनियर्स हैं और कुलीग्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इंशाल्लाह सर हम आपको दोबारा भी हम तकलीफ देंगे अगर हमें किसी और मामले में गाइडेंस चाहिए होगी फिजियोथेरेपी पर्सपेक्टिव से या सीनियर के पर्सपेक्टिव से, तो हम आपको ज़रूर याद करेंगे। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।